हाउस द जोश। हाउस द जोश। तो दोस्तों जोश कैसा है, हाई है कि नहीं है? नहीं हाई है तो अभी हाई कर देते हैं। चलिए 3 गहरी गहरी सांस लेते हैं एक साथ में। ये गहरी गहरी सांस लेंगे और लगभग 3 सेकंड तक सांस को रोकना है, 2 या 3 सेकंड तक, उसके बाद में छोड़ना है। इससे देखना आप लोग अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे और पूरी वीडियो में आप लोग की एनर्जी बनी रहेगी और जोश भी पूरा मेंटेन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। होल्ड। बढ़िया कुछ एनर्जी की नहीं, ये रियलिटी में आप लोग के अंदर एनर्जी बढ़ाएगी, क्योंकि यार ऑक्सीजन है, नॉर्मल सी बात है। ऑक्सीजन से एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो किस चीज़ से बढ़ेगी, जो कि हमारी बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, अब बताइए कल का दिन कैसा रहा, कैसे आप लोगों ने एंजॉय किया, और क्या आज के दिन के लिए प्लानिंग कर ली है, यस या फिर नो? यानी कि आज का दिन कैसे निचोड़ने वाले हो, कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है? अगर नहीं तो इसको जरूर डिसाइड करना वीडियो कंप्लीट होते ही। इसी के साथ में अगर आप लोगों ने कल का दिन अच्छा नहीं गया है तो आज का कल के दिन को कितना नंबर आप लोग देने वाले हो? देखिए मेरा एक मानना है कि एक आध दिन भले ही ऊपर नीचे हो जाए, पर लेकिन जो एवरेज है ना आप लोगों का पूरे वीक में, वो कम से कम आप लोगों का नहीं बिगड़ना चाहिए। यानी कि पूरे वीक में मान लीजिए आप लोगों ने 7 घंटे पढ़ने हैं, तो एक दिन मान लीजिए आप लोग 8 घंटे पढ़ लिए, एक दिन मान लीजिए 6 घंटे पढ़ लिए, एक तो इस तरीके से मतलब एवरेज यहाँ पर फिक्स हो जाना चाहिए। तो 6 8 और 6 14, तो 2 दिन का कितना हो गया? 14। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का जो पूरे वीक का होना चाहिए वो एक एवरेज आप लोगों का फिक्स होना चाहिए कि पूरे वीक में कम से कम इतना पढ़ना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना शेड्यूल फॉलो करो, और अगर शेड्यूल नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस टाइम पर आप लोगों ने डिसाइड किया था, क्या वो टाइम आप लोगों ने फॉलो किया है? अगर नहीं तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो काफ़ी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। आईएनए बोलते हैं प्यार से, इंपॉर्टेंट जो ये काफ़ी न्यूज़ एनालिसिस रहता है, और प्यार से हम लोग इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ शानदार इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आप लोगों ने अक्सर ज़िंदगी में देखी भी होगी, कि इंसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं। जब जॉब लग जाएगी ना, आप वही हड्डी मांस सांस लेने वाले, खाने पीने वाले, उसी तरीके के दिखने वाले इंसान रहोगे, पर लोगों को आप लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। यानी कि आप लोगों की अगर ज़िंदगी में कोई स्टेटस है, जॉब है आप लोगों के पास में, सोचो एक पर्टिकुलर शादी में आप लोग गए हुए हो, वहाँ पर एक दूल्हा है और दूल्हे का दोस्त जो है वो आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, वहाँ पर दूल्हे की इतनी चर्चा नहीं होगी जितनी उस आईएएस ऑफिसर की आप लोगों को चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो ये है स्टेटस। तो बोला गया कि इंसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते, इंसान लाख बोल ले उसकी कोई नहीं सुनता है। तो ये रियलिटी है, ये आप लोगों ने भी फील की होगी ज़िंदगी में। अक्सर टाइम के साथ साथ लोग आप लोग की खैरियत नहीं, हैसियत पूछना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जब पूछेंगे ना कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, तो इसका मतलब ये नहीं वो आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, ठीक ठाक हो, हेल्थ सही है नहीं। वो पूछते हैं कि वैसा कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में, नहीं, ये ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। तो इसलिए ज़िंदगी में आप लोगों की ज़िंदगी आप लोगों को ही बनानी है, दूसरे तो बस मज़ा लेने आएंगे, और अगर आप लोगों ने कुछ कर लिया होगा तो सर झुकाने आएंगे। ये रियलिटी है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आप लोग इन चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि यार देखिए दिन आते जाते रहेंगे, अभी कुछ दिन बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा, अगला साल स्टार्ट होगा। अगर आप लोगों ने कुछ अब तक नहीं किया है तो इसका ये गारंटी नहीं है कि आप लोग आगे भी नहीं करोगे, और अगर अब तक कर लिया तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि आगे भी करते रहोगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर होता है यार। डेली अपने आप को आप लोगों को मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन करने का जो सबसे शानदार तरीका जो मुझे पर्सनली लगता है वो है एक दिन पर फोकस देना। भूल जाओ कि क्या होने वाला है कल, क्या होने वाला है परसों। आज का दिन ढंग से यूटिलाइज करना है। कुछ नहीं आता है पढ़ना, नहीं आता है। एक दिन में कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, 9 महीने लगते हैं माँ के पेट में जब बड़ा होता है। ठीक है, तो आप लोग काम को करना स्टार्ट करो। देखा है ना,
कुएं के ऊपर रस्सी जब घिसती है, वो पानी निकालती है, तो वो भी अपनी जगह बना लेती है। एक बूंद बूंद कहीं गिरती रहे ना पानी, वो भी अपनी जगह बना लेती है। आप लोग भी इस दुनिया में अपनी जगह आसानी से बना लोगे, बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो मेरे दोस्त। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है, वो बदलती रहती है। अगर आज अच्छी नहीं तो क्या हुआ, ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो गुजर जाता है। तो इसलिए वक्त किसी का दोस्त नहीं है। अगर वक्त के साथ चलोगे तो वक्त बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर लेकिन अगर जरा सा भी लापरवाही बरतोगे तो वक्त ना बहुत ही बुरी तरह लतियाता है और गाली दिलाता है, कहता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है। सोसाइटी, समाज में हर एक इंसान आप लोगों को दुत्कारता हुआ नजर आता है। तो आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को कैसी लाइफ लीड करनी है, और ये अभी से सोचना स्टार्ट करो इसके बारे में, तो आगे आप लोगों को एक शानदार रिजल्ट भी आता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोग इनको समझोगे और ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करोगे और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे। अगर कल कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी कुछ नहीं करोगे और रोते रहोगे। रोना नहीं है, चीज़ों को ठीक करना है, और ये आप लोग के हाथ में है। जरा सी देर में तो चेंज हो जाएगा। सुबह उठो टाइम पे, अपना काम स्टार्ट करो, अच्छे से एंजॉय करो, शाम तक देखो क्या मोटिवेशन आता है। तो हाउस द जोश, हाई है ना? तो बिल्कुल हाई रहना चाहिए। और कितना टारगेट है आज का स्टडी का और कल का क्या है, ये जरूर बताना। और कोशिश करा करो सुबह हल्का सा गुनगुना पानी पी लिया करो, फिर देखो एनर्जी में अपने दिन की स्टार्ट करो, एक्सरसाइज कर लो, और फिर देखो जिंदगी जीने में मजा आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, भारत रत्न अवॉर्डी हैं, इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन कौन इनका नाम बता पाता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इनको आप लोग गैस कर पाओगे, ठीक है पर फिर भी अगर गैस कर लेते हो तो ये अपनी आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो गैस करो और बताओ इन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम क्या है। इनका नाम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल जो मैंने आप लोगों से पूछा था वो कलाम साहब के बारे में पूछा था, काफ़ी अच्छे से आंसर दिए कई सारे बच्चों के द्वारा, अच्छा लगा मुझे डिटेल में। तो इसी तरीके से पार्टिसिपेट किया करो, टकटकी लगाकर अच्छे से लेक्चर को एंजॉय करना। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर भी आप लोग दे पाओगे। आर्टिकल बड़ा ही शानदार है। आज स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी सारा कवर होगा आप लोगों का, मतलब मज़ा आ जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहना और देखना आप लोग के चक्सो खुल जाएंगे, ठीक है यानी कि एक एक चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अच्छे से एंजॉय करेंगे एक एक पॉइंट को। ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि रिलीजन कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल हिंदू के द्वारा कवर किया गया, और ये आर्टिकल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो मैं पहले कई बार कवर कर चुका हूँ। तो हिंदू के अंदर में कई बार रिपीटेड आर्टिकल आते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये आर्टिकल कवर क्यों नहीं किया है। अगर रेगुलर आप लोग न्यूज़पेपर का ये डिस्कशन आप लोग देखते रहोगे ना, इसके अंदर में मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो कवर करता हूँ। अगर मुझे लगता है कोई भी आर्टिकल जैसे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो उसको रेगुलरली कवर करने से ज़्यादा बेटर है कि कोई जो नया आर्टिकल आया वो कवर कर लूँ, है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल जो रिपीटेड रहते हैं, तो अगर रेगुलर न्यूज़पेपर सुन रहे हो तो कुछ टाइम के बाद फिर उसको रिपीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो रेगुलर रिपीट करने से अच्छा है कि कुछ टाइम बाद उसको रिपीट कर दूं, ताकि रिवीजन भी हो जाए और जो नए बच्चे हैं उनकी भी समझ में आ जाए। तो इसलिए रेगुलरली देखिए, उनका तो काम है, वो तो डेली छापेंगे, उनको तो अपना न्यूज़पेपर पब्लिश करना है। आप लोगों को देखना है कि उसमें से कितना आप लोगों के लिए काम का है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जो करवा रहा हूँ ना उसको ढंग से करते रहो। एग्जाम में जब जाकर बैठोगे ना तो आप लोग यकीन मानिए, आप लोगों को कभी भी एक तरीके से डाउन नहीं होने दूंगा कि हाँ कि यार कुछ गलत पड़ा है। इस बात की आप लोगों को गारंटी देता हूँ। आप लोग बस फॉलो करते रहिए, जितना करवा रहा हूँ उतना करते रहिए, ट्रस्ट कर 2% मेरे ऊपर और 98% अपने ऊपर लगे रहिए बस, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द डे देखना कि कैसा रिजल्ट रहेगा। कल का लेक्चर देखो उठा के, कोलोजियम सिस्टम के बारे में मैंने कितना अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी उसके बारे में अगर बात की जाए, आज फिर उसके ऊपर आर्टिकल आ रखा है, पूरा का पूरा छपा हुआ है कोलोजियम सिस्टम। तो आज फिर कोलोजियम सिस्टम पढ़ाने बैठ जाऊँ, तो ये आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर कुछ आर्टिकल ऐसे रहता है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, फिर एक आर्टिकल आ रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, रिवीजन हो जाएगा कल परसों में, टेंशन मत लेना। तो इसलिए कहता हूँ कि रेगुलरली आप लोग ये मत देखो क्या क्या आ रखा है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर तो रिपीट करता रहता है, पर मैं जो करवाता हूँ वो आप लोगों को इस तरीके से करवाता हूँ कि जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज़ आप लोगों की कवर हो जाए। और उसको इस तरीके से कवर करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है दिल और जान से, कि उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करें। जैसे कोलिजन सिस्टम की कल पूरी खरबच्चे उड़ाए ना उसके पूरे शानदार तरीके से, वही सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई, उसमें कहीं नहीं थी पूरे आर्टिकल में वो चीज़ें। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें थोड़ा सा ट्रस्ट कर कर चलते रहिए और अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करिए और रिवीजन करते रहिए और फिर देखना रिजल्ट। रिलीजन कन्वर्जन के बारे में बात की जा रही है। हमारे संविधान में जब आप लोग जाओगे तो फंडामेंटल राइट है हमारे, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक रखे हुए हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक रखे हुए हैं।
ये जो आर्टिकल है ना, इनको हम लोग मूल या फिर मौलिक अधिकार बोलते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है, इसमें अगर आप लोग ढंग से जाकर झांकोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नजर आएंगी। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या हो गया यहां पर आप लोग देखिए, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आप लोग के रिलीजन के बारे में बात करते हैं। ये रिलीजन के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को अपना अपना खुद का जो भी आप लोग रिलीजन फॉलो करते हैं वो रिलीजन आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसको आप लोग अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, उसको आप लोग एक तरीके से प्रोफेशन, उसके साथ में यहाँ पर उसको प्रैक्टिस, उसके साथ में उसको प्रोपोगेट, ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अपने रिलीजन को आप लोग मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से लेकर चल सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों की हैं, आप लोगों का रिलीजन है, जैसे चाहे आप लोग एंजॉय करिए। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप लोग किसी इंसान को फोर्स करोगे कि उसको भी अपने रिलीजन का पार्ट बना लिया जाए, ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें संविधान में लिखा नहीं है, और इसी को अभी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोला भी था। इसीलिए देश के अंदर में उड़ीसा जो है वो पहला ऐसा राज्य बना था जिसने रिलीजन कन्वर्जन के ऊपर कानून लेकर आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ 1967 की, यानी कि 1967 में उड़ीसा पहला राज्य बना देश का जिसने बोला कि अपना अपना रिलीजन यानी कि धर्म आप लोग फॉलो कर सकते हो काफ़ी अच्छे से, पर लेकिन आप लोग किसी को भी ये नहीं बोलोगे, फोर्स नहीं करोगे कि भाई साहब तू मेरा रिलीजन में आ जा। अभी कंडीशन क्या हो रखी है जिसकी वजह से आर्टिकल आया, कंडीशन ये हो रखी, मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, देश में कितनी ट्राइबल कम्युनिटी है। ट्राइबल कम्युनिटी जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रही है, जो उनकी डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट के ऊपर वो भी उनकी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की जा रही है, मतलब जंगल जो है वो कटते जा रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो आज की डेट में अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं ट्राइबल कम्युनिटी को लालच देकर, उसको बहलाकर फुसलाकर, उसको अलग अलग बातें बोलकर अपने धर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। यानी कि हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो तुमको पैसा मिल जाएगा, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो तुमको जॉब दिला देंगे, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो ऊपर वाला जो तुमको बहुत ही एक तरीके से ना अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। ये बिल्कुल वही प्रवृत्ति है जो अंग्रेजों के द्वारा फॉलो की जाती थी। अंग्रेज इन रियलिटी इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी अंग्रेजों की जो इंडिया में काम करती थी, और वो बोलते थे कि हमको ऊपर वाले ने भेजा है तुम्हारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि हम जो है हमारी ज़िंदगी बड़ी ख़राब, बहुत घटिया चल रही है, और ये भाई साहब ऊपर से आए हमारी ज़िंदगी सुधारने के लिए। मतलब अलग ही लेवल की नौटंकी थी भाई साहब। अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखो ना, हिस्ट्री बताती है कि इंसान जो है उसका फेस कैसा है, ठीक है। वो नहीं कहते कि इंसान की हिस्ट्री उठाकर देखो पता चलेगा वो इंसान कैसा है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो वो अंग्रेजों का हर एक तरीके से जो फेस था वो दिखाती थी, और आज की डेट में भी ये चीज़ें पैटर्न में चली आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है देश के लिए। आप लोग खुद सोचो, जब देश की एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी है कि अच्छा इस रिलीजन के इतने लोग हैं, उस रिलीजन के इतने लोग हैं, पर लेकिन जब ये एक पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो गया, एक कम होना स्टार्ट हो गया, तो देश के अंदर में इसकी वजह से जो एक हार्मनी है वो बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। एक तो ये होता है बच्चे पैदा हो रहे हैं, आराम से चीज़ें चेंज हो रही है। एक होता है कि रैंडम तरीके से चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो ये जो रैंडमाइज जो पैटर्न होता है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, और ये चीज़ें देश को समझ में भी आ रही है। इसीलिए अलग अलग राज्यों के द्वारा यहाँ पर कानून लाने स्टार्ट कर दिए। प्रेजेंट टाइम पर अगर आप लोग देखो, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर अपना एक कानून लेकर आ रहे हैं कि फोर्सफुली अगर कोई भी ऐसा कुछ करेगा तो भाई साहब उसकी गर्दन धर दबोची जाएगी, जिसकी वजह से सिचुएशन को सुधारा जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा। तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल जो कोर्ट के अंदर में जब डिसीजन पहुंचा एक ऐसा केस का, तो उन्होंने खुद बोला कि अपना धर्म है, एंजॉय करो यार, कोई तुमको कुछ नहीं बोल रहा है, पर दूसरे के कन्वर्ट करना, दूसरे को उसको बहलाकर फुसलाकर, तो ये तुम्हारी जो फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है ना मुन्ना, ना ये ना हम होने देंगे। तो इसकी वजह से देश के अंदर में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है।
एक फेथ होता है इंसान का, उसको फेथ अपने आप ट्रीट कर देखने दो। भीमराव अंबेडकर जी को देख लो, उन्होंने लास्ट में आके बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया, तो वो उनकी खुद की सोच थी, ऐसा थोड़ा ना उनको किसी ने फोर्स किया है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, आपको जो भी रिलीजन पसंद हो आप उसमें जा सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को कोई फोर्स नहीं करेगा। तो ये जो अधिकार दे रखे हैं ना यहाँ पे, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये इसीलिए दे रखे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को अपने इंजॉय कर सको, अपने कल्चर को भी इंजॉय कर सको। खुद देखिए आर्टिकल 29 और 30 क्यों दे रखे हैं कल्चर के बारे में, इसलिए दे रखे हैं ताकि हर एक कल्चर में अलग अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई किस तरीके कल्चर एंजॉय करता है, कोई किस तरह की। तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग एक पैटर्न में अपने सोसाइटी को और समाज को रखें, और ये फंडामेंटल राइट इसी पैटर्न में हमारे डिवाइडेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसीलिए इनको मौलिक अधिकार भी आप लोग बोलते हैं इनको। तो इनके अंदर अगर कोई चेंज होगा तो फिर दिक्कतें चेंज होती हुई नजर आएंगी, और बहुत सोच समझकर हमारे संविधान निर्माताओं ने इन चीज़ों को हमारे संविधान में रखा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि हम एक पैटर्न को बनाए रखें, उसको न बिगाड़ें। आप लोगों की क्या राय है इस आर्टिकल के बारे में, आप लोग अपनी राय बताना। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो बहुत ही डिटेल में संविधान के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में भी आप लोगों से बात की जाएगी, और भी कई सारी बातें डिस्कस करूंगा इसके साथ में। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एक एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऐसा कोई आर्टिकल होता है, ऐसा होता है कि समाज में आप लोग बैठे कोई डिबेट डिस्कशन करने बैठ गया, तो आप लोग उसके साथ में डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें सही है और ये चीज़ें गलत है। हालांकि मैं तो ये बोलूँगा कि डिबेट डिस्कशन से बचो, अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम पर फोकस करना है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में या फिर ड्यूटीज़ के बारे में जब भी कुछ पढ़ना हो आप लोगों को, तो मेरे तो दिमाग में हमेशा एक ही कोटेशन आती है, और वो है एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की कोटेशन। उनके द्वारा ड्यूटी के बारे में बड़ी ही शानदार बात बोली गई है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम पे डेली लेक्चर लेकर आना। आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों की ड्यूटी है कि अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में लेके चलना। किसान खेती कर रहा है, वो किसान की ड्यूटी है। इसी तरीके से जो भी कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी होगी। तो अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी के साथ में लापरवाही करता है तो उसको सबकी चोचो बच्चो करनी पड़ेगी। सब सुना होगा ना चोचो बच्चो, यानी कि सबकी एक तरीके से वो एक मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक डिग्निटी वाली लाइफ उसको मिल सकती है वो वाली नहीं मिलेगी। सामने वाले के रहमो करम पर पलना पड़ेगा अगर वो अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग टाइम पर अपना काम नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला आप लोगों को सुनाएगा, क्योंकि वो तो पैसे दे रहा है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है। अपने तरफ से कोई गलती करने का मौका मत छोड़ो, अपना जो काम करना है आप लोगों को उसको प्रॉपर वे में करो, हमेशा अप टू द डेट रहो अपने काम को लेकर, सामने वाले को बोलने का मौका ही मत दो। तो ये होता है अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करना। एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई, बोला गया कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सैल्यूट एनीबडी। यानी कि अगर अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हो, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करते हो, तो किसी को भी सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है भाई। अपनी ड्यूटी को एंजॉय करते रहो, अपने काम को काम पे करते रहो, किसी के सामने कोई भी आप लोगों को चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ यू पोल्यूट योर ड्यूटी, लेकिन अगर अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करोगे, उसको प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करोगे, यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी, तो आप लोगों को हर एक इंसान को सैल्यूट करना पड़ेगा, चापलूसी करनी पड़ेगी, यार ये काम निकल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो ये चीजें यहां पर बोली गई है, मुझे पर्सनली दिल से पसंद है कोटेशन, तो इसलिए मुझे लगा ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने कोटेशन होनी चाहिए। और कुछ भी लिखने के लिए आ जाए ड्यूटीज के बारे में तो वहां पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी यार। अगर यहां पर बात की जाए तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके द्वारा यहां पर कमेंट किया गया, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब 15 अगस्त का जो अपना स्पीच दिया गया, उसमें भी उनके द्वारा ड्यूटीज के बारे में बात किया गया। तो हमेशा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कंपेरिजन होने लगता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें कंपेयर होने लगता है कि किसको ज्यादा एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी कई सारी बातें होने लगती हैं। तो ये काफी डिबेट डिस्कशन वाला टॉपिक भी है, आगे भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अगर बात की जाए तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कई सारी बातें करूंगा मैं अभी आप लोगों से, जो कि आप लोग समझ पाएंगे। फिलहाल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कमेंट किया गया ड्यूटीज के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, कि नागरिकों को ड्यूटीज कैसे फॉलो करनी चाहिए, एक मार्गदर्शन का काम करेंगी, वो सारी बातें।
पर लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो यहां पर दो चीजों में कंपेयर होता है हमेशा, एक तो हो गया फंडामेंटल राइट और दूसरा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें कंपेयर क्यों होता है उसके पीछे का मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। उसमें कंपेयर इसलिए होता है क्योंकि जब फंडामेंटल राइट लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि अगर उनका हनन हो गया तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, पर लेकिन फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहां पर एक और कोटेशन मुझे याद आती है, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर आप लोगों के पास में पावर है, कल को आप लोग आईएएस बन गए तो आप लोगों के साथ में दुनिया भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लगेंगी जो आप लोग को इंप्लीमेंट करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आईएएस बन गए तो भाई साहब उसको उठा के जेल में डलवा दो, अपनी दुश्मनी निकाल लो, उसने मुझे ऐसा बोला था जब मैं एक तरीके से पढ़ाई कर रहा था, मेरे घर वालों के साथ में ये किया था, अब आया मजा, अब बदला लिया जाएगा। नहीं, वो आप लोग की जो ड्यूटी है, जो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है कि ये तुम्हारी पावर है तो ये तुमको इतना काम करना पड़ेगा। तो अधिकार आप लोगों को दे रखे हैं, वो आप लोगों को बताइए। फंडामेंटल राइट जो आप लोगों को पता है तो वो पार्ट 3 में संविधान में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है सारे। ठीक है, इसी के साथ में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो वो पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पार्ट 4 में भी अगर आप लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 51A इसके अंदर आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है, एक पर्टिकुलर संविधान में संशोधन करके। कौन सा था वो संविधान में संशोधन? याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये 1976 में। हाँ बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने, ये उस टाइम की बात की जा रही है जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेके 1977 तक। उस टाइम पर यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई कि लोगों को ये बताया जाए कि आप लोगों की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने आज की डेट में 11 ड्यूटीज है, पर लेकिन स्टार्टिंग में 10 ड्यूटीज यहां पर ऐड की गई थी। ये सारी की सारी ड्यूटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे अपने देश में अपनी चीजों को आप लोगों को रेस्पेक्ट करना है, किस तरीके से उनको आप लोगों को वैल्यू देना है, कैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। इवन अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जहां पर जो जंगल हो गए, नदियां हो गई, लेक, वाइल्ड, ये सारी चीजें इसको यहाँ पर इंक्लूड करके चला गया है। तो यानी कि आप लोगों से यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन भी चुका है। पर लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 10 ड्यूटी जो थी यहाँ पर ये तो ऐड की गई थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तो ये तो सबको पता रहता है। यहां से क्वेश्चन कई बार एक ये बन जाता है कि जो ये लास्ट वाली ड्यूटी है ये कब ऐड की गई। लास्ट वाली ड्यूटी थोड़ी सी खतरनाक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ड्यूटी तो बनी पेरेंट्स की पर लेकिन फंडामेंटल राइट बना यहाँ पर बच्चों का। ये कैसे, ये कंफ्यूजन में आप लोग आओगे। जैसे कि जब संविधान में संशोधन किया गया तो यहाँ पे एक साथ में दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार किए गए। एक तो बच्चों को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बच्चों को यहाँ पर एक अधिकार दिया गया। अधिकार क्या दिया गया? बच्चों को ये दिया गया अधिकार राइट टू एजुकेशन का, यानी कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर यहाँ पर जब चेंज किया गया। तो यहाँ पर संविधान के अंदर में यानी कि 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। पर लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कैसे पता होगा एजुकेशन के बारे में? पेरेंट्स की ड्यूटी होनी चाहिए ना कि पेरेंट्स यहाँ पर उनको स्कूल में भेजें कि हाँ जाओ स्कूल में जाओ, इस तरीके से। तो उसके चलते पेरेंट्स की ड्यूटी भी यहाँ पर बनाई गई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये एक्ट लाया गया फिर 2002 में आगे चलकर, जिसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा पर्टिकुलर एक संविधान में संशोधन करके ये माता पिता की ड्यूटी बनाएगी कि वो बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, जो एक तरीके से अब बोल सकते हैं 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर बच्चा जो है वो सही डायरेक्शन में चल सके। और आगे चल के आप लोगों को पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारे देश में आया 2009 में। ठीक है, तो उसी से इंप्लीमेंट किया गया यहाँ पर इस वाले कानून को, जो कि पहले यहाँ पर लेकर आया गया था। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड की गई थी यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये सबसे बाद में ऐड की गई है। ठीक है, अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। कोई भी जब काम होता है, हमारे संविधान में संशोधन हो गया, फिर कुछ भी जैसे कोई कानून बनाना है, तो उससे पहले एक पूरा एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के लिए नॉर्मली कमेटी बनाई जाती है, तो इसको भी एनालिसिस करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या है ये आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है,
तो ये बेसिक चीजें होगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना यहाँ पर, जो 6 से लेके 14 साल बच्चे हैं ये नॉर्मल बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है दिव्यांगन है उसके लिए ये जो चीजें हैं ये 18 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा पॉइंट और आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना। तो ये जो सारी ड्यूटीज है, अब बात की जाती है कि ड्यूटीज इंसान को फॉलो करनी चाहिए, पर लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग ड्यूटीज फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं? अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम लोग ड्यूटी फॉलो करते हैं यस या फिर नो? आप लोग बताइए। और कुछ आप लोग अपनी एक दो ड्यूटीज का बताइए कि आप लोग कौन सी ड्यूटीज फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें क्यों पूछता हूं मैं, ये सारी चीजें इसलिए पूछता हूं बीच बीच में, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो। आप लोगों से इंटरव्यू ने पूछ लिया भाई साहब बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा अच्छी है या फंडामेंटल राइट ज्यादा अच्छे हैं, या फिर दोनों में कंपेयर करके कौन सी लोगों को ज्यादा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा है द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल ड्यूटीज दे दो, इनके अधिकार छीन लो, इनकी जो एक तरीके से एक बैलेंस बना करने चलो, तो वो वाली चीजें नहीं बोल सकते। तो एक बैलेंस बनाकर चलना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो लोगों को मिल रही है, पर लेकिन हम लोग फॉलो भी तो कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा टैक्स पे करने की बारी आती है तो हम लोग सब टैक्स पे करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग जब यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा जीएसटी फाइल किया जा रहा था, इनकम टैक्स जो फाइल किया था, उस टाइम पर सबने अपना अपना टैक्स भरा है। इसी के साथ में जब आप लोग रोड पर चल रहे हैं, आप लोग रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते कि रेड बत्ती आ गई तो रुक गई, ग्रीन आ गई तो चले। तो इस तरीके से वो सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो तो किए जा रहे हैं, या फिर फॉलो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग आप लोगों ने देखा, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं? हम लोग पूरा उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा अभी कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने अपना झंडा फहराया। ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आप लोगों को देखने मिलता है कि हम लोगों को इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा जो नेशनल एंथम हो गया, राष्ट्रीय गान, और हमारा जो झंडा हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग हमेशा बात करते हैं अपने देश में सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी कि देश को हम लोग को सहज कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। इन्वायरमेंट आप लोगों ने देखा अभी जब यहाँ पर बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर ने भी मानसून के टाइम पर कई सारे पेड़ लगाए। कईयों ने मुझे ट्विटर पर और फेसबुक पर टैग भी किया कि हाँ सर हम लोगों ने पेड़ लगाए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, उनको मैंने कईयों को शेयर भी किया था उस पर जो सोशल मीडिया हैंडल पर। तो ये ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप लोग खुद देखिए, कहीं पर कोई वायलेंस होता है तो हम लोग वहां पर कोशिश करते हैं कि शांति बनी रहे। तो ये ड्यूटी है कि नहीं है? तो ये सारी ड्यूटीज हैं, आप लोग ये ड्यूटीज फॉलो करते हो, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यानी कि इंसान जो है जाने अनजाने में बहुत सारी ड्यूटीज ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से वुमेन की डिग्निटी के बारे में आप लोग बात कर लो यहाँ पर, ठीक है? तो रेस्पेक्ट दी जाती है। जो कुछ बदतमीज सोसाइटी के जो गंदे तत्व हैं उनको छोड़ दिया गया। तो नॉर्मल एक इंसान क्या करता है कि रेस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। आप लोग बस में कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो आप लोग कई बार सीट दे देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मेट्रो वगैरह में अगर आप लोग जा रहे हैं, कहीं पर हेल्प करना है किसी को रोड क्रॉस कराने पर, तो आप लोग रोड क्रॉस करा देते हैं। किसी का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाकर वहां से हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तो ये सारी आप लोग एक अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी तो फॉलो कर रहे हो, पर लेकिन आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोगों के अधिकार आप लोगों को नहीं मिल रहे, फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आर्टिकल 19 के अंदर में आप लोग अगर जी के अंदर जाओगे तो कहीं पर भी जाकर अपना कोई बिजनेस, कोई ट्रेड, कोई व्यापार कर सकते हो। उसके बारे में आप लोगों को जो है सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को कोई जाने नहीं दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई घूमने नहीं दे रहा है, अपना विचार रखने चाह रहे हो तो उसको रखने ही नहीं दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट जो है ये दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक तरीके से। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ले लिया एक छोड़ दिया, ठीक है? तो मतलब एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनस वे में आप लोगों को लेकर इनको चलना है। एक तरीके से एक गाड़ी के दोनों पहिए आप लोगों को नजर आएंगे, तभी एक बैलेंस बन पाएगा। तो यहां पर कमेटी कौन है? कमेटी है यहां पर सोन सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है अगर पूछ ले कोई आप लोगों से, क्या हमारे संविधान में ओरिजिनली थी जब हमारा संविधान बनाया गया? नहीं भाई, ओरिजिनली बिल्कुल नहीं थी, बाद में हम लोगों ने मशक्कत करके इसको यहां पर लाया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है। तो यहां पर नॉर्मली रसिया बोला जाता है, जैसे कि सोवियत यूनियन बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं, ठीक है? तो वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने लिए। पार्ट 4A के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 के अंदर में सोन सिंह कमेटी के द्वारा यहां पर ये बातें की गई। तो 10 तो ओरिजिनली थी, ओरिजिनली मतलब जब ओरिजिनली ऐड की गई, पर लेकिन एक ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में, और 51A आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसी के साथ में पार्ट 4A के अंदर यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। पार्ट 4 के अंदर क्या है? वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी में जो ए ऐड कर दिया, ए जहां पर भी कैपिटल ABCD लिखा हुआ मिलेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि संविधान में संशोधन करके ऐड किया है हम लोगों ने इनको। ये ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थे, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब
जब संविधान बना तभी, इनको बाद में ऐड किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इनके बारे में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कई बार कईयों को इसमें डाउट रहता है। ये नॉन जस्टिसेबल है, ये इन द नेचर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग बोलो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने अब की बार जो है वैकेंसी नहीं निकाली और वो हमको जॉब नहीं दे रही है, तो आप लोग उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते गवर्नमेंट को कि हाँ इसने हमारे लिए जॉब नहीं निकाली है, ये आप लोग इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अगर यहां पर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा कुछ काम हो गया कि हाँ जो आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है और वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को कोर्ट में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो फिर भाई साहब आप लोग कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 जो है वो इसी के बारे में बात करता है कि यहां पर आज की डेट में अगर कोई भी किसी भी का अधिकार प्रॉपर नहीं फॉलो कर पाता है, उसको नहीं मिल पाता उसका अधिकार, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो, तो उसके ऊपर आप लोगों को यहां पर अधिकार मिलता है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, इसको इस तरीके से समझ के चलिएगा कि आज की डेट में आप लोगों के पास में जो अधिकार है वो आप लोगों का हथियार है, उनको आप लोग एक तरीके से पावरफुल वेपन आप लोगों के पास में कि आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को मिला है, फंडामेंटल राइट के तौर पर आप लोगों को अपनी बातें रख सकते हो। पर लेकिन वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों की इतनी होनी चाहिए कि दूसरे की स्पीच दूसरे की जिंदगी में वो हनन न डाल दे। आप लोगों ने फालतू में किसी को भी गाली दे दी बैठकर, सामने वाले की इमेज डिस्ट्रॉय कर दिया आप लोगों ने, तो वो नहीं है। अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, तो उसमें भी लिमिटेशन है। आप लोग पता चला कि हाँ मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देश को गाली दे रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं, झंडे को गाली दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं चलने का है। चलेगा इतना ही कि हाँ आप लोगों की अधिकार आप लोगों के लिए है, उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो, और उनको अगर कोई कंप्लीट नहीं करने दे रहा है, फॉलो नहीं करने दे रहा है, तो अब आप लोग जाकर कोर्ट में अपनी जो है दलीलें सुना सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। ये कुछ स्लाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है, पूरा पॉलिटी का जो चैप्टर है वो आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में के अंदर जो भी चीजें कवर कर रखी हैं वो सारी मैंने डिटेल में, फंडामेंटल ड्यूटीज बाय वीर अगर जाकर सर्च करोगे पॉलिटी के अंदर में पूरा लेक्चर आप लोगों को खुल के आ जाएगा। दुनिया में प्रॉपर वे में एक तो हमारा देश और आप लोगों को जापान देखने को मिलता है, जहां पर प्रॉपर वे में एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने ड्यूटीज को मेंशन कर रखा है। यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पर इतने प्रॉपर वे में ड्यूटी को जो है वो लिस्टेड ही नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही शानदार संविधान, बड़ा ही प्यारा सा एक अच्छा सा संविधान हमारा बनाया गया है, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में एक नहीं तरीके से कहते हैं बड़ी ही प्यारे तरीके से लिखा गया है। भी बातें यहाँ पर ये मुझे लगा कि अगर कोई पॉलिटिकल लेक्चर नहीं देखे किसी ने तो कम से कम आप लोग इनको देख लीजिएगा। जो जो बातें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, इसमें नोट्स की फॉर्म में आप लोग इनको देख सकते हैं। अब अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए आ जाए फंडामेंटल ड्यूटी का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंडक्ट है एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है। आप लोगों को जो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज मिली है, आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वोट डालने के अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में एंटी सोशल कोई एक्टिविटी होती है सोसाइटी को, ही नहीं जैसे अभी मैंने बोला कि झंडे की कोई इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उनको रोकने का ये काम करती है। आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट लेकर आती है कि हाँ अपने देश में महिलाओं की इज्जत करनी है, जहां पर आप लोग बैठे वहां पर महिलाएं सुरक्षित फील करें, कहीं पर कोई किसी भी तरीके से हमारे देश की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोके, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है ये उसको रोके, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प करती है कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। यहां पर एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। यहां पर जब स्टार्टिंग में ये पूछा गया कि हमारी कंट्री में अपने सेक्युलर को कॉन्सेप्ट को कैसे लेकर चलना चाहिए, क्या हम लोग को जो रिलीजन है उसको अलग करना चाहिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से, जब इसके बारे में यहां पर बातें चल रही थी, मतलब एक तरीके से रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम पे रिलीजन ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था, ठीक है। तो यहाँ जिससे एक तरीके से नहीं रिलीजन, अगर कोई एक रिलीजियस पर्सन है तो वो बोलेगा नहीं यार गलत काम नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से काफी बड़ा दोस्त माना जाता है। तो हमारे देश के अंदर भी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के साथ में जब ये डिबेट डिस्कशन चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसको ये देखा गया कि रिलीजन जो है वो एक काफी अच्छा फ्रेंड है एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि अगर आप लोग बात करें, मैंने अभी बताया ना, जो रिलीजियस लोग हैं जो ढंग से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और सही एक तरीके से मनसा के साथ में फॉलो करते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि किसी भी रिलीजन में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई हैं कि वो आप लोग ये बोलते हैं उसको जाके मार दो, उसके रिलीजन को गाली दो, उसका रिलीजन गलत है मेरा रिलीजन अच्छा है, कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वो तो लोगों की खुद की अपनी इच्छाएं हैं, जिस तरीके से वो उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाइड करते जा रहे हैं और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोगों की हरकतें हैं, ना कि रिलीजन के बारे में अगर कोई बात बोले तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में कई बार चीजें देखने को मिलती है।
तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके से कानून बनाने में काफी हेल्प मिल जाती है जब ये ड्यूटीज हमारे पास में रहती हैं इस तरीके से कि अच्छा ये इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करके चलना है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में एक यानी खाका तैयार कर देती हैं कि ये चीजें ऐसे की जा सकती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प मिलती है, जैसे रिलीजन जो है वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कि चोरी नहीं करनी चाहिए यार, ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, ये ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, इवन मैं आप लोगों को अपनी एक छोटी सी यहाँ पर एक स्टोरी ऐड करूंगा। मेरे जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम पर मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे और मेरे ताऊजी एक्सपायर हुए थे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे नहीं कहीं कुछ भी अगर कुछ गलत हो रहा है। एक दिन क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे एक दिन क्या है, तो कई बार होता है बीच बीच में, जैसे कि आप लोग कहीं दुकान पर जाते हैं तो गलती से क्या करता है दुकान वाला कई बार ज्यादा पैसे दे देता है। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि पैसे दिए तो मैं उसको उल्टे लौटा दिया। ठीक है, तो उल्टा लौटा दिया तो फिर मतलब कहीं ना कहीं ये ना माइंड में क्या रहता है कि यार ऊपर वाला देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था दादाजी देख रहे होंगे क्या कर रहे हो। ठीक है, मैंने एक तरीके से अपने आप को समझाने के लिए कि कुछ भी अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, कई बार कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कि गाड़ी लेकर चल रहा हूँ तो मतलब कि रेड लाइट जो है वो क्रॉस नहीं करनी है। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने लिए कोई अपने एक आइडिया रख लीजिए माइंड में कि अब वो इंसान जिससे आप लोग रेस्पेक्टली काफी कनेक्टेड है, जिससे मैं दादाजी के साथ में काफी अच्छे से कनेक्टेड था। ठीक है, कुछ भी सामान होता था तो जब मैं घर जाया करता था तो वो वेट करते रहते थे कि मैं आऊंगा उनके लिए सामान लाऊंगा। मतलब पापा ना मेरे पापा जी को बताते ना घर में बताते, तो ये लाडला बेटा है, लाडला पोता आएगा उसी को बताएंगे था मतलब एक कनेक्शन जो होता है आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। तो वो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अपने मन में कोई भी एक ऐसा इंसान रखिए जिसको आप लोग रेस्पेक्ट करते हैं और उसको सोचिए कि अगर कल को कुछ तुम गलत कर रहे हो यार वो इंसान देख रहा होगा। ठीक है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरे दादाजी जो हैं वो मेरे साथ में रहते हैं, मैं कुछ भी अगर कुछ गलत करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो देख रहे होंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो मैं हमेशा कुछ भी ना तो गलत करता हूं, मतलब एक तरीके से अपने आप को रोक लेता हूं अगर कहीं भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है। और इससे दूसरी बात यह भी है कि इंसान जब खुद गलत नहीं कर रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे उस इंसान के साथ में भी गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके इंसान को वो पोजीशन मिलेगी उसको आगे चलकर जिसका वो हकदार है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी आप लोगों ने मूवी देखी रॉकेटरी, बड़ी शानदार मूवी यार, मजा आ गया देखकर। उस मूवी को आप लोग देखिएगा। उस मूवी के अंदर हालांकि उनके साथ में स्टार्टिंग में गलत हुई सारी बहुत सारी चीजें, पर एट द एंड ऑफ द डे बाद में जान पाए लोग और उनको अभी जो है अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक इंसान जो है उसको वो रिस्पेक्ट मिल गई, जिसने जो गलत किया उसने तो गलत किया पर लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट मिल गई, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें बोल रखी हैं यहाँ पर। रंगनाथ मिश्रा जो जजमेंट था 2003 का, इसी के साथ में एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 का आप लोगों को जजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो दो जजमेंट हैं मैं कुछ बातें बोली, एक मिनट रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसके द्वारा कुछ बातें बोली गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट है। तो ये एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स जो 2001 का जजमेंट था, इसी के साथ में बोला कि लीगल सैंक्शन तो आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हो कि उनको इन्फोर्स करना है। इसी बोला गया शुड नॉट ओनली बी लीगल इन्फोर्स बट बाय द सोशल, यानी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो सोसाइटी के थ्रू उसको इन्फोर्स करना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्स आप लोग वैसे नहीं कर सकते जैसे फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग शब्द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसा ही नाम है जैसा फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल शब्द दोनों के आगे ऐड किया गया है। ठीक है, तो इनको इतना ही स्टेटस मिलना चाहिए जितना पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को मिलता है, इसलिए यहां पर इसके बारे में बातें की जाती है। और फाउंडिंग फादर ने जिन्होंने हमारा संविधान बनाया उन्होंने भी इस बात का काफी अच्छे से यहां पर ध्यान रखा, इस चीज को प्रॉपर वे में लेकर चला जाए। यूपीएससी भी चाहती है कि आप लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाने। तो 2015 में उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन मेड इन। तो यहां पर प्रीएम्बल के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो किसके अंदर है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन आंसर देता है। आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। ये पढ़ा है अभी यहां पर मैंने, तीसरे नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोग की, जो कि इसके बारे में यहां पर बात करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने उठाकर पूछ लिया यहां से। आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका डी हो गया। कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर करके चलना चीजें। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, पर लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा, यानी कि ये प्रो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो इसमें एक स्टेटमेंट को लेकर। वैसे पहली स्टेटमेंट तो आप लोग नॉर्मली समझ ही जाओगे जो अब तक मैंने पढ़ाया है। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पॉज कर, इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को मैंने कैसा पढ़ाया। ठीक है, तो एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया?
ए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, तो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज, यानी कि एक पर्टिकुलर कानून की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है? मैंने अभी बोला यहां पर कि कोई भी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता किसी कानून से, ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा हो गया दे आर को रिलेटिव्स टू द लीगल ड्यूटीज। तो लीगल ड्यूटीज कौन सी होती हैं? जो कि कानून के थ्रू बनाई जाती है, जैसे कि आप लोगों को टैक्स पे करना है, टैक्स पे नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ऐसा नहीं है यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर डी हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरा एक आर्टिकल शानदार तरीके से डिस्कस कर दिया, करंट में क्या चल रहा है, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बने हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के अंदर इसके बारे में क्या बातें कर रखी है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन आंसर राइटिंग के लिए भी कोई आप लोगों से पूछे, इस आंसर राइटिंग की कोटेशन आप लोगों से कोई पूछे, क्या क्या हमारे देश में इसके बारे में बोला जा रहा है, तो सारी बातें कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन कौन से संविधान में संशोधन कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कह रखा है, तो यानी कि पूरा एक शानदार तरीके से कई सारे टॉपिक का एक मिक्सचर होकर ये पूरा आप लोगों का आर्टिकल यहां पर तैयार हो गया, ठीक है। इसमें से 3-4 आर्टिकल निकाले जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है कि अब यहां से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो अब छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है। तो थम्स अप देकर बताना कैसा लगा, अगर कोई डाउट हो, किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन हो तो उसको बताना, फिर आने वाले टाइम में उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं, डरना मत कि बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन पूछूंगा। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से कल को कोई बच्चा भी पूछ ले छोटा सा कि भैया सुना है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहना सुना है कि बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, यार ये छोटे छोटे क्वेश्चन बताओ, टीचर ने पूछ लिए थे कल, बताओ ना, तो आप लोग बोलेंगे पूछ चल, ऐसे थोड़ी ना एनसीईआरटी पढ़ रखी है सारी। अच्छा ठीक है क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है तो वैसे ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारा कंट्री का जो एरिया है, अगर आप लोग मैप देखते हैं तो ये है अपना प्यारा महान भारत, इसका जो पूरा एरिया आप लोग देखोगे इस तरीके से, अगर मैं आप लोगों को इसके एरिया की बातें करूं, ठीक है, तो दुनिया के एरिया का टोटल हमारी कंट्री का एरिया कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मैं 6th क्लास का बच्चा हूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, और आप लोग जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताओ कि पॉपुलेशन जो है दुनिया की अपने देश के अंदर कितनी कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। मेरे टीचर्स ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी है, यानी कि जो पानी है हमारे देश के अंदर में, वो दुनिया का कितना प्रतिशत है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को लाइन में लिख के इनके आंसर आप लोगों को देने हैं, और ये मेरा होमवर्क है, मुझे कल को जाके टीचर को बताना है। देख लेना अगर क्वेश्चन गलत हो गया मेरी पिटाई होनी है स्कूल में, ठीक है। तो आप जो है आप लोग देखो, मैं आप लोग का छोटा भाई हूँ, मुझे पिटने से बचाओगे टीचर से या फिर मुझे पिटवाओगे, तो क्वेश्चन को ढंग से आंसर देने हैं सबको, ठीक है। आइए अब आर्टिकल के चलते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल सुन रहे हैं, अब मैं बड़ा बन गया हूँ, अब यानी कि अब मैं टीचर बन गया हूँ, अब तक मैं बच्चा बन के क्वेश्चन पूछ रहा था, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये आर्टिकल डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर पूछा गया है, बड़ी ही शानदार सी मैगजीन है ये, जिसके अंदर जो आर्टिकल है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है काफ़ी अच्छे से, और आप लोगों की समझ में भी आएगा इससे रिलेटेड क्या बातें सही हैं और क्या बातें गलत हैं, ठीक है। तो डिटेल में समझेंगे, काफ़ी सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पानी के बारे में, वाटर सिक्योरिटी के बारे में। टेंशन मत लेना, जो क्वेश्चन पूछे वो अब मैं जो है मैं बताऊंगा भी आप लोगों को, ठीक है। तो एक तरीके से यानी कहने का मतलब है, जो वो वीर था वो छोटा वीर था, अब ये बड़ा वीर आ गया है, तो छोटे वीर ने जो क्वेश्चन पूछे थे अब बड़ा वीर उसके आंसर देगा, तो टेंशन मत लेना जिसको पता नहीं है, या फिर सर्च भी कर सकते हो, बड़े ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया जो है अगर बात करें, एशिया जो है वो लार्जेस्ट सिटी है, अगर बात करें एशिया के अंदर जो लार्जेस्ट सिटीज हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, वहां पर पानी की सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और उनमें से अगर आप लोग जाने, दिल्ली के अंदर जो है वो यमुना रिवर फ्लो करती है, और यमुना रिवर जो है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि आप लोगों को वहां पर एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे बर्फ पड़ी हुई है, उस तरीके की कंडीशन है, इतना ज्यादा पोल्यूशन उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है अगर नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमारा ही देश फॉलो कर रहा है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि टोक्यो अगर बात करें यहाँ पर जापान के अंदर में, संघाई अगर बात करें चाइना के अंदर में, दिल्ली अगर बात करें तो अपने देश के अंदर में। तो ये ऐसी ग्लोबल सिटी हैं जो कि काफी अच्छे लेवल पर एक अच्छी पोजीशन रखती हैं, खासकर एशिया के अंदर में। इनको इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं सिटीज को, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे, इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों बोला जाता है सिटीज को? क्योंकि सिटीज के अंदर अगर आप लोग देखोगे मैक्सिमम लोगों को जॉब मिलती है, और वो किसकी वजह से? मैक्सिमम आप लोगों को वहां पर एरिया देखने को मिलेंगे, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, हॉस्पिटल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि अगर सिटी शानदार तरीके की हम लोग डेवलप कर लेते हैं, उनको प्रॉपर वे में हम लोग इन्वेस्टमेंट करके एक ढांचागत विकास कर लेते हैं, तो वो देश के लिए एक ग्रोथ इंजन का काम करता है, और खासकर कैपिटल तो इसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है।
तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बिलियंस में निकल कर आती है। पूरे देश को एक साइड में रख दो और जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या फिर आज की डेट में अगर बात करें तो बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, ये कुछ एरिया अगर आप लोग जोड़ लो ना एक साइड में, तो आप लोग ये बोलोगे कि ये सारी एरिया एक तरफ और पूरा देश एक तरफ, मतलब और भी ऐड कर सकते हो, जैसे गुजरात की भी आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे कि जो बड़ी बड़ी सिटीज होगी। तो अगर 15 से 20 सिटीज निकाल के मैं साइड में रखूँ ना और एक साइड में बोल दूं पूरा देश रख लो आप लोग साइड में, तो 15 से 20 सिटीज का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। ये इतना ज्यादा आप लोग यहाँ पर एक तरीके से जो कंट्री में कंट्रीब्यूशन करती हैं, इसीलिए इनको इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, अभी कुछ दिनों पहले अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं तो बेंगलुरु के अंदर पानी पीने की भी कमी पड़ रही थी, वहां पर ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे थे। और ऐसा बेंगलुरु के अंदर नहीं है, बड़ी बड़ी सिटीज में बड़ी फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है। कई जगह तो पानी की मेट्रो तक चलाई जा रही थी इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। सेम कंडीशन अभी आने वाले टाइम में देखने को मिल रही है यहाँ पर दिल्ली के अंदर में भी, कि जो फ्रेश वाटर है यानी कि पीने वाला पानी जो है मुझे यहाँ पर ना डायलॉग याद आता है, मैं दिल्ली में जब रहता था तो जो मेरे मकान मालिक थे, मतलब लैंडलॉर्ड थे वहाँ पर, वे मैंने पूछा कि अंकल जी पानी कैसा आता है? बड़ा 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 अच्छा साफ सुथरा पानी आता है बेटा, यहाँ तो यमुना का पानी आता है सीधा सीधा मैंने वो पानी देखा, मैंने कहा तेरी यार, मुझे गंदी सी, कई बार वैसे तो नॉर्मल आता था पर कई बार वो नहीं गंदी के नाली जैसे पानी की वो आती है, उसमें से कई बार स्मेल आती है। तो मैंने कहा और तो सारी चीज़ सही है, पहले वाटर प्योरीफायर लगो वरना यहाँ पर ना बीमारी लेकर भागेंगे यहाँ से, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो पीने के पानी की बड़ी ही ज़्यादा किल्लत देखने को मिलती है काफ़ी लार्ज स्केल पर। और एशिया के अंदर बात करें तो बात की जा रही है फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है, ठीक है, हाफ ऑफ द ग्लोब आप लोगों को एवरेज आप लोगों को एशिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि एशिया में ऐसा इशू क्यों निकल कर आ रहा है अगर आप लोगों से बोलो, क्योंकि यार दुनिया में अगर आप लोग काउंट करोगे ना, वर्ल्ड में जब पॉपुलेशन के बारे में आप लोगों से कोई पूछेगा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है चाइना के अंदर में। खुश मत हो चाइना, अगले साल ही तुझे रिप्लेस करेंगे, हम आएंगे तेरी जगह, ठीक है। ये हमने बोल दिया है, हमने नहीं बोला है, यूएन ने बोल दिया ऑलरेडी कि इंडिया जो है चाइना को रिप्लेस करके दूसरे नंबर पर आने वाला है अगले साल ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सपने मत देख के तू टॉपर बना रहेगा, ऐसी पोजीशन तो कम से कम तेरे से जरूर छीनेंगे हम लोग जो जिसमें हम लोग कैपेबल हैं, ठीक है। तो यानी कि पॉपुलेशन के बेस पर चाइना की हम लोग जो ग्लोबल पोजीशन है वो छीनने वाले हैं। तो जब दो कंट्री दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, जिनकी 130-140 करोड़ पॉपुलेशन है, और वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी, तो ये रीज़न आप लोगों को यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसकी रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री ज़्यादा है। अगर गत्ते की फैक्ट्री के बारे में बात करें, आप लोगों को मैंने बात चावल के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था 1 किलो चावल उगाने में कितना पानी लग जाता है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, जाकर सर्च करना आप लोग इसको गूगल में लिखकर एक बार कि 1 किलो चावल को उगाने में कितना लीटर पानी लगता है। गूगल में सर्च करना और कमेंट बॉक्स में लिखना, सुनकर हैरान हो जाओगे। जब पहली बार मैंने इसको सर्च किया ना, मुझे यकीन हुआ, मैंने दूसरी बार सर्च किया, मैंने कहा ये क्या है, तो भाई साहब मैंने कहा तेरी यार ये देखो। तो इसीलिए एक आर्टिकल भी बहुत पहले मैंने डिस्कस किया था, ये बोला जा रहा है कि हम लोग जो चावल जो राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जो अमीर कंट्री है वो समझदार है, वो चावल खरीद कर ले जाएंगे। तो राइटर ये बोल रहे थे कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में बोला था हम यहाँ का पानी यानी कि अपना वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप लोगों को चीज़ों को देखने का नजरिया अपना रख सकते हो। तो खासकर अमीर देश क्या करते हैं, यूएसए के अंदर तेल की कमी नहीं है, पर भाई साहब इतना चालू है वो, फिर भी दूसरे देश से तेल खरीदता है। क्यों? क्योंकि अपना जो तेल है उसको वो जमा करके रखता है, प्रोडक्शन देता है अपने तेल को। तो ये होती है समझदारी वाली रीजन। वो नहीं कहते कुछ देश दोस्त चालू होते हैं, घर से आप पैसे आया है तो पहले अपने पैसे तो रखे दूसरों का चल पार्टी करते हैं, चल खाते हैं पीते हैं, दूसरे के पैसे उड़वा दिए सारे, ठीक है, अपने फिर बाद में यूज़ कर रहे हैं मजे में। तो ऐसे भी कई सारे हरामी दोस्त होते हैं। तो अक्सर था एक दोस्त, मुझे याद आ गया अभी, मतलब पैसे नहीं निकालता था बंदा, पर्स लेके नहीं चलता था घर से कह रहा पर्स भूल गया, मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा चलो नहीं, पर्स भूल गया यार। मैंने कहा ठीक है तो दूसरों के पैसे खर्च करके अपना फिर बाद में मजे ले रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है कई बार। ये आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्वेश्चन के आंसर देता हूं, कभी फिर माइंड से निकल जाए आप लोग बोलो कि सर भूल गए, तो भूला वाली बात नहीं करनी है। सबसे पहले एरिया के बारे में बात करता हूं। दुनिया का जो भी एरिया है, हमारे देश का एरिया, उसका लगभग 2.4% आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसको याद करने के लिए 24 आप लोग याद रख लेना। पंचायती राज दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। या फिर आप लोग याद रख लेना यहाँ पर जो 24 आर्टिकल है संविधान के अंदर में, वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, उसके साथ में कनेक्ट करके भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास में याद रखने का, उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है उससे नहीं रखना है, 2 याद रख लेना, ये जरूरी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे चलता हूं। यहाँ पर समझ गए, जो समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है आगे याद करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। अगर दुनिया की पॉपुलेशन के बारे में, तो दुनिया की टोटल 17.1% पॉपुलेशन जो है, 17 याद रख लेना सीधा सीधा, वो हमारे देश में पाई जाती है, ठीक है।
इसी के साथ में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन था कि दुनिया में जितना पानी पाया जाता है उसको कितना पानी हमारे देश में पाया जाता है, तो 4% हमारे देश में पाया जाता है। तो इनके ट्रू के बाद का 4 जो है वो हमारे देश में पानी पाया जाता है। लैंड जो है वो 2.4 है और पानी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 4%। पॉपुलेशन यानी कि जितनी है उसका पॉपुलेशन से लगभग एक तरीके से नहीं 1/4 आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा, यानी कि जितना पानी है उसका 4 गुना पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर में। तो इसलिए पानी की अवेलेबिलिटी कम होने का ये भी रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा नहीं है। फ्रेश वाटर के बारे में बात करें वो काफी कम है। लो वाटर इफिशिएंसी यानी कि ज्यादा पानी को जितना इस्तेमाल करना चाहिए उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि पानी को गलत तरीके से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैंने कहता कि एक तरीके से पैसे जो है उड़ा दिए, उनका और ज़्यादा एफिशिएंटली हम लोग यूज़ कर सकते थे। एक जो है अपना पैसे को उड़ा दिया पता नहीं खाने पीने पार्टी करने में, एक इंसान जो है उसको अपना काम की चीज़ें लेकर आ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। अर्बन पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती हैं। खासकर बात करें नदियां नाले आज के डेट में आप लोग देखते हैं कूड़े करकट से भरे रहते हैं। और क्लाइमेट चेंज, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, ऐसी है आज की डेट में इस दुनिया की खतरनाक पोजीशन। इसीलिए आप लोगों को मैंने कई बार जब पढ़ा है यहाँ पर, तो आप लोग हमेशा याद रखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 169 टारगेट है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि बात करते हैं किसके बारे में, लाइफ बिलो वाटर। तो पानी के बारे में अलग से यहाँ पर गोल रखा गया है ताकि सिचुएशन को हम लोग सुधार सकें, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे इश्यूज ऐसे निकल के आते हैं जिसके बारे में नॉर्मल जो है लोग जो है बात भी नहीं करते हैं। और पानी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है यार, मतलब एक तरीके से सोचो सुबह सुबह उठो पानी ना हो तो कैसे जिंदगी जो है वो चल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में पानी जो है पोल्यूशन आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, चाहे नदी के बारे में बात करें, लेक के बारे में बात करें, इवन एक्वेफर। एक्वेफर क्या होता है, जब आप लोग नल लगाते हैं कहीं पर आप लोग पानी निकालने लगते हैं, इसका मतलब है कि वो जो वाटर बॉडी होती है जमीन के अंदर में जो पीने वाला पानी आप लोग निकालते हैं उनकी भी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो ह्यूमन लाइफ की जो है एक तरीके से डिग्रेडेशन है। वाटर जो है वो एक तरीके से वाटर इज यूनिकली वनरेबल टू द पोल्यूशन। पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। कई तरह के पोल्यूशन आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं, कहीं पर आप लोग कचरा ज्यादा हो गया, वहां पर पॉलिथीन ज्यादा होगी। मैरीन पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, मछली मर गई सड़ गई, वहां पर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन लाकर उसके अंदर डाल दिया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोग यहाँ पर निकल कर आते हैं जो कि खतरनाक और नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं हमारे ऊपर। इसी के साथ में और भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ सोर्स, जैसे पोल्यूशन क्या है, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट इसमें निकाल दिया। नॉन पॉइंट ऑफ सोर्स कैसे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का कहीं से पानी आया वहां पर बाढ़ आ गई, वो कहीं और जाकर मिल गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो पोल्यूशन के बहुत सारे ऐसे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, अलग अलग सोर्सेज निकल कर आते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों के लिए डाल दी हैं यहाँ पर, कल को चलकर हल्का सा इसके बारे में भी आइडिया आप लोग रख सकते हैं। जैसे सेफ्टी टैंक वगैरह छोड़ दिया गया, फार्मर का फर्टिलाइजर हो गया, कहीं पर रोड वगैरह में दिक्कत आ गई वो फट के चलेगी। तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो वाटर सिक्योरिटी के ऊपर काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये काफी एक प्यारी सी स्लाइड है जो कि आप लोगों के लिए खोजी गई है यहाँ पर। ये इस तरीके की स्लाइड आप लोग डायरेक्ट अपने पास में रख सकते हैं, कल को डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी स्लाइड से आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। गुड गवर्नेंस काफी ज्यादा जरूरी है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन काफी ज्यादा जरूरी है। पता चला उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ पर पानी को ठीक कर लिया, पर लेकिन आगे चलकर यहाँ पर चला बिहार के अंदर पानी की दिक्कतें होने लगी और फिर वेस्ट बंगाल के अंदर पानी की दिक्कत हो रही है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, तो मैं आप लोग को अभी बताता हूं मैं किस नदी का उदाहरण ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं गंगा रिवर का उदाहरण, ठीक है। उत्तर प्रदेश आप लोग देखो बिहार से होती, वेस्ट बंगाल से होती, जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। अगर उत्तर प्रदेश अपने आप को नहीं सुधारेगा तो फिर यहाँ पर बिहार और वेस्ट बंगाल कैसे सुधारेगा। मान लीजिए बिहार ने सुधार लिया, वेस्ट बंगाल ने नहीं सुधारा, तो एक इंसान से इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर घर में शांति रखनी है तो सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा, तो सबको काम करना पड़ेगा, तो वो वाली कंडीशन है। तो कोऑपरेशन करना पड़ेगा दूसरे एरिया के साथ में भी। अगर इंडिया जो है इंडस रिवर को पोल्यूट कर करके छोड़ता रहे तो पाकिस्तान की खस्ता हालत हो जाएगी, ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पीस और इसी के साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी जरूरी है। एक इंसान ने अगर शांति में काम कर लिया, दूसरा इंसान जो है शांति में काम ही नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट दुनिया भर का जरूरी है, यहाँ पर करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ड्रिंकिंग वाटर और ह्यूमन वेलबींग के लिए काफी जरूरी है, इकोसिस्टम के लिए काफी जरूरी है। वाटर रिलेटेड जो भी क्लाइमेट चेंज या फिर जो हजार्ड्स होते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं, या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटी जो होती हैं, तो इन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर ध्यान देकर चलोगे तभी जो है चीजें सुधरेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये इनके ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा। और भी सजेशन अगर कल को आप लोग बोलो कि यार हमें तो आंसर लिखना है, तो ये सजेशन है कुछ, जैसे एक तरीके से पॉलिसी इंटरवेंशन, कई सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कैसे चीजों को सुधारने। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, थाईलैंड एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्चर के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया कि किस तरीके चीजों को वो करते हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पर WATSAT
तो ये देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई, कैसे सिटीज को जो स्टैंडर्ड यहाँ पर इवेल्युएट करना है, सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, ये सब चीजों, इन्वायरमेंट, उन सब चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि एक चीज से नहीं होती है चीजें। लोकल सोल्यूशन मतलब आप लोग लोकल एरिया के बारे में कुछ जानते नहीं, सोल्यूशन आप लोगों ने दे दिया, ऐसे थोड़ा ना होता है। लोकल एरिया के बारे में जानो, जॉर्डन वाटर एक्शन प्लान यानी कि डिसेंट्रलाइज कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से लेकर चलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, यानी कल को चलकर आप लोग पानी को सेव कर पा रहे हो, तो वो सब चीजों को आप लोगों को ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाया करते हैं, तो अगर आप लोगों को डिटेल में इसके बारे में नॉलेज होगी तो आप लोग कंफ्यूजन में भी नहीं आओगे और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। आई होप कि माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। इसी के साथ में अगर आप लोग जो है देखिए यहाँ पर ना, जब ऐसा टॉपिक आ जाता है, अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। होमवर्क के बारे में आप लोगों को ये बताना है कि अगर पानी के बारे में आप लोग बात करते हैं, जैसे वाटर हो गया, तो वाटर को जाकर आप लोगों को ये देखना है कि आज की डेट में जो फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी जो है, वो कितना प्रतिशत कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इसको जाकर थोड़ा सा देखिएगा, एनसीईआरटी में काफी डिटेल में चीजें कवर है, तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा टॉपिक, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो आप लोग उसको पूछ भी सकते हैं, और कोशिश किया करो कि अच्छे से चीजों को कवर करके चलो, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे, उस तरीके से चीजें कवर करनी है, ठीक है। चोर आज की डेट में जितने सातिर होते जा रहे हैं, उतना ही सातिर यहाँ पर आप लोगों को बनना पड़ेगा, और उतना ही सातिर हमारी पुलिस को बनना पड़ेगा, ताकि चोरों से निपटा जा सके। जब तक चोर जो हैं 4 कदम आगे रहेंगे, तब तक वो अपना जिंदगी के मजे लूटते रहेंगे। मूवी देखी होगी धूम, उसमें क्या रहता है, उसमें एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि चोर कितने स्मार्ट है, पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है। पर लेकिन चोर और पुलिस जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप लोगों को अपने लेवल पर स्मार्ट रहना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे का मेल आता है, मेल नहीं, उसका इंस्टाग्राम पे मतलब मैसेज था, तो बोला था कि सर अभी रिसेंटली क्या हुआ, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, तो एक पर्टिकुलर लिंक था, मैंने उस पर क्लिक किया और अकाउंट से जो है वो पैसे निकलने स्टार्ट हो गए। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे तरीके हो गए फ्रॉड करने के कि आप लोगों की मेहनत की कमाई या फिर आप लोगों के मम्मी पापा की मेहनत की कमाई चुटकियों में उड़ाई जा सकती है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अवेयर रहें। डिजिटल इंडिया तो हम लोग बोल रहे हैं, पर यहां पर डिजिटल इंडिया के साथ में अवेयरनेस भी लगाना हम लोग को पड़ेगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को पता है हमारे संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, पर लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उनका ढंग से इस्तेमाल करते हैं। बना तो रखे हैं हमारे देश के जो संविधान निर्माताओं ने, पर लेकिन हम लोग उनका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो क्या मतलब हो गया उनका संविधान का, जो आप लोगों के सामने जो एक फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। इसलिए जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उनका ढंग से इस्तेमाल करना है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, उसके तहत ट्रेन किया जा रहा है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी साइबर अटैक जैसी कोई सिचुएशन होती है उसके साथ में कैसे टैकल करना है। क्योंकि अगर उस चीज को हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप लोग खुद सोचिए, हम लोग कह रहे हैं कि अपनी कंट्री में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लेकर आना है, पर लेकिन लोग जो है डरने लगे कि यार अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं, अकाउंट में से पैसे उड़ जाते हैं, लोगों के उड़ भी रहे हैं पैसे। तो इससे लोगों के अंदर में अगर खौफ आ गया ना एक बार, तो भाई साहब सारी डिजिटल चीजें जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और इसके चलते लोगों को गाइड करना। तो ये दो तरीके से आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और लोगों की प्राइवेसी के बारे में बात करें तो जीएस पेपर 2 के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, जो मिनिस्ट्री है उसका नाम याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, यानी कि अपने देश को कैसे सुरक्षित हम लोग को करना है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री आप लोगों को पता होना चाहिए कौन है मिनिस्ट्री, और जब भी मैं मिनिस्ट्री बोला करूं एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, तुरंत उसके मिनिस्टर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। ये छोटी सी चीज जो आप लोगों को करनी है, बाकी सारी मैं चीजें जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये छोटी सी एक ऐसी चीज है जो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में लोगों को समझाना, अपने लोगों को तैयार करना, एक प्रॉपर टीम बनाना। गवर्नमेंट चाहती है ऑल द डिपार्टमेंट, अब एक डिपार्टमेंट थोड़ी ना है, मान लीजिए आज के डेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, होम मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, अलग अलग मिनिस्ट्रियां सारी, तो सबकी सुरक्षा तो है जरूरी, वरना दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर अगर सुरक्षा नहीं रहेगी। तो उसी के चलते यहाँ पर ये सुरक्षा के फील्ड में इंटरेस्टिंग चीज है कि पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में उसको रोका जा सके। क्योंकि आज की डेट में हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इसको अगर ढंग से लेकर चलना है तो चीजों को सुधारना पड़ेगा। फाउंडर कौन है यहाँ पर, ये साइबर सुरक्षित जो भारत इनिशिएटिव है, ये मिलकर काम किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इसी के साथ में मिलकर काम कर रहा है इंटेल, बड़े बड़े प्लेयर हैं भाई साहब यहाँ पर।
तो इस तरीके के प्लेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डायमेंशन डेटा करके भी कंपनी है, रेड हैट करके कंपनी है। तो ये सारे फाउंडिंग जो है मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये शेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में इंफॉर्मेशन। वो पार्टनर कौन है? जैसे हमारी कंट्री में कई सारी कंपनियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो CRTIN हो गया, NIC हो गया, नेस्कॉम हो गया, बहुत सारी के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है ताकि कल को कोई भी ऐसा इशू देखने को न मिले। तो इसका बेसिक पर्पज यहां पर क्या निकल कर आता है? साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव जो है हमारे देश की एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है कि लोगों को समझाया जा सके और हम अपनी एक तरीके से एक ऐसी सुरक्षा तैयार कर ले ताकि हम लोग कहीं ना कहीं एक कल को कोई अटैक होता है इस तरीका तो उससे बच सकें। क्योंकि अगर जो हम लोग तैयार नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें यार आज के डेट में, क्या ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं आज के डेट में आप लोग? 24 घंटे ऑनलाइन की दुनिया में आप लोग जीते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये तो हो ही गए। इसके साथ में आप लोग जाओगे अमेजन, इसी के साथ में जाओगे ओला, उबर, ये सारी चीजें आप लोग देखो। सारे ऐप हैं आज के डेट में। जो भी आप लोग आज के में खाना बना रहे हैं उसके लिए जोमेटो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं पर किसी भी तरीके से अगर आप लोग देखो, कोई पेमेंट करना है, पेटीएम आप लोगों का देखने को मिलेगा। हर जगह ऐप है। एजुकेशन के लिए तो ऐप ही है। ये सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें जरूरी है कि मिलकर काम किया जाए और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। जो भी कोई ऑफेंस यहां पर देखने को मिलता है तो उसमें हमारी कंट्री की जो साइबर सिक्योरिटी पुलिस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है, या फिर लोगों के डेटा को कैसे सुरक्षित रखना है, वो सारी बातें हैं। तो उस पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें 3 पिलर ये लेकर चल रहे हैं। 3 पिलर मतलब 3 ऐसे कंधे हैं जिसके ऊपर ये पॉलिसी टिकी हुई है। और उन 3 कंधों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंधा है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब लोगों को जितना जागरूक किया जाएगा उतनी ही फ्रॉड के केसेस जो हैं वो कम होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। पॉइंट नंबर 2 है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा पिलर है किसी भी फील्ड में जिसके बेस पर इंसान को स्ट्रॉन्ग एक तरीके से बनाकर खड़ा किया जा सकता है। और तीसरा है यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है इनेबलमेंट। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं लोगों को सक्षम बनाना है इस तरह की हरकतों से बचाने के लिए। सक्षम कब होंगे? जब वो एजुकेटेड होंगे और जब वो जागरूक होंगे तब वो सक्षम होंगे। तो इसलिए यहां पर ये इनेबलमेंट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो AEE अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये एक तरीके से 3 पॉइंट लिखने के लिए भी आप लोग के मिल जाएंगे, या फिर तीनों के तीनों पॉइंट स्टेटमेंट में देकर बोल देगा कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के 3 पिलर कौन से हैं। आप लोग बोलोगे यार ये कहां से आ गया? तो अवेयरनेस, एजुकेशन और इनेबलमेंट। इनेबलमेंट मतलब सक्षमता, सक्षम बनाना है इंसानों को। ठीक है, जैसे आज की डेट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग सक्षम हो ताकि एग्जामिनेशन आप लोग क्लियर कर सको। तो ये सक्षम बनाना है। तो ये इस तरीके से चीजें आप लोग समझ सकते हो। आप लोगों को जागरूक करना है उस चीजों के लिए कि हाँ यार ये भी चीजें होती हैं। इसीलिए लेक्चर में एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, आप लोगों को प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस के बारे में भी क्वेश्चन मिलते हैं। इसी के साथ में इंटरव्यू के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर चीजें बताई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोग एक प्रॉपर वे में एक अपनी पूरी यानी कहती कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लेकर आप लोग चल पाते हैं। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को अवेयर कराना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि लोगों को आज तक भी आजादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज तक भी अपने फंडामेंटल राइट नहीं पता है अगर आप लोग लोगों से जाकर पूछोगे। तो ये इसलिए जरूरी है, लोग जितना चीजों को जानेंगे उसका इस्तेमाल तभी वो कर पाएंगे। इसी के चलते एक तो होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्यों रहती है? ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। फिर इसके साथ में एक सबसे ज्यादा चीज आती है कि प्रॉब्लम हो गई है, अब कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए आता है फिर मिटिगेशन, यानी कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। सुना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि बीमारी हो गई है तो अगर बात करो बीमारी होने से पहले सुरक्षित हो जाओ, तो आप लोग क्या करना है, अपने स्वेटर वेटर वगैरह अपने अच्छे से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अपने आप को पानी को थोड़ा सा गुनगुना पीना स्टार्ट कर देना है। नहाते धोते टाइम थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखिए कि हाँ एक सेहत वो एक तरीके से खराब ना हो जाए। मौसम चेंज होता है, सेहत सबसे ज्यादा खराब होती है। ये चीजें आप लोगों को प्रिवेंशन का काम करती है। पर लेकिन फिर भी नहीं सुधरे, खांसी नजला जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ऊपर से एग्जाम आ रहा है, भाई साहब लेट गए, तो क्या फायदा हो गया उसका? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पेपर आता है पास में, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को चीजें सोचनी पड़ेगी। यार कल को पेपर है, ठीक है, पता चला आज बीमार हुए पड़े हैं, तो ये लापरवाही होती है भाई। इनको सोचना पड़ेगा आप लोगों को। ये छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पता है ये चीज जिंदगी खराब कर रही है, फिर भी वही काम किया जा रहा है। तो ये सबसे एक तरीके से मुझे सबसे घटिया चीज लगती है कि इंसान अपने ही ऊपर नहीं फोकस कर पा रहा है। सोचो आप लोग खुद के, एक इंसान है वो प्रिपरेशन कर रहा है कि कल को चलकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। अरे IAS IPS बन जाना, पहले अपने आप को संभालना तो सीखो। जब आप लोग अपने आप को संभाल पाओगे तभी तो एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल पाओगे। बनने के लिए तो आप लोग चीफ मिनिस्टर बनो, क्योंकि सोच ना कभी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। जितनी बड़ी सोच आप लोग रखोगे जिंदगी में, वो एक आप लोगों को ऐसी पोजीशन पर ले जाके रखेगी जहां जिस सोसाइटी में समाज में आप लोग रह रहे हैं उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सोच आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है कि इस शौचालय से बाहर निकलकर आप लोग अपना खुद का एक विद्यालय बनाए, जहां पर आप लोग खुद अपनी जिंदगी भी सुधारे और दूसरों की भी जिंदगी सुधारे। तो ये जिंदगी आप लोग हमेशा अच्छे डायरेक्शन में लेके चल सकते हैं। ठीक है,
तो इसके चलते लोगों को ट्रेनिंग देना जरूरी है यहाँ पर। उसके चलते यहाँ पर भी ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो ये जो इनिशिएटिव होते हैं इनका बेसिक पर्पज यही रहता है कि कैसे लोगों को एजुकेट करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, और उसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर ये इनिशिएटिव काम करते हैं। अभी जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनिंग यहाँ पर जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इंप्लीमेंट कौन कर रहे हैं यहाँ पर? ये एक तरीके से नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। अभी यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के अवेयरनेस फैलाई जा रही है। पर्पज तो बेसिकली वही है कि अवेयरनेस फैलाना और कवरेज करना सारे डिपार्टमेंट को। सारे डिपार्टमेंट जब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो पीएसयू है जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर आप लोग बोलते हैं। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम है, सोचो अगर उस पर एक भी अटैक हो गया तो सारा बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर ठप हो जाएगा। तो उसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अपनी कंट्री की जो आईटी ऑफिशियल हैं उनको इस लेवल पर ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर कोई भी इशू आता है तो उसके साथ में कैसे आप लोगों को टैकल करना है। तो ट्रेनिंग की दी क्यों जाती है? इसका बेसिक पर्पज होता है कि लोगों को इंपावर किया जाता है ट्रेनिंग से। आप लोग देखो, कोशिश ये की जाती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जूडो कराटे सिखा दीजिए ताकि कल को कोई भी किसी भी तरीके से बदतमीजी काटे, अपने सेल्फ डिफेंस को तो कम से कम वो कर सके, अपने आप को उस तरीके से टैकल कर सके। हर टाइम मम्मी पापा भाई बहन थोड़ी ना साथ में रहेंगे। तो लोगों को हमेशा कोशिश करो कि उनको अपने ऊपर, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओ। आप लोग कोई छोटा भाई बहन भी है ना, उसको हमेशा इतनी सपोर्ट दो ताकि वो आप लोगों के ऊपर बस डिपेंडेंट ना हो सके। क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हो गया ना और खुदा ना खास्ता किसी दिन किसी को कुछ हो गया तो भाई साहब वो टूट जाना है, वो बर्बाद हो जाना है। तो इसलिए किसी को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ। जो भी आप लोगों के साथ में रहता है या फिर काम करता है उसको इतना रखो कि आप लोग उसकी जिंदगी में से हट भी जाओ एक बार को, उसका सर्वाइवल चलता रहे, वो गिरे ना कभी भी। ये कोशिश आप लोगों को हमेशा करनी है। ये अपने दोस्तों के साथ में भी आप लोग कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में, अपने छोटे भाई बहन के साथ में, ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बच्चों को कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ। कोई काम करना है, कहीं पर जा रहे हो बाहर, तो पहले उनको आगे करो कि जाओ बेटा तुम ये काम करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाहर जा रहे हैं कहीं आप लोग खाना खाना रेस्टोरेंट में जाके, तो उनको बोलो चलो बिल लेकर आओ। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको बोलना सिखाओ। बहुत सारे बच्चे इसमें झिझकते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे स्टार्टिंग में कि उनको शर्म आती थी कि नहीं यार चलो तुम ही कर लो चल गया। ठीक है, मतलब इस तरीके भी लोग हैं आप लोग, और वो उनकी एज काफी अच्छी खासी रहती है क्योंकि उनको उस चीज में शर्म आती है। कहीं पर एक दो शब्द इंग्लिश का बोलना पड़ जाए, अरे नहीं इंग्लिश बोल रहे तो भाई साहब हिंदी में बोलो सामने वाले को। किसने बोला है कि इंग्लिश में आप लोगों को बोलना है? हिंदी में बोलो सामने वाले को जाकर। नहीं समझ में आ रहा तो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, पर लेकिन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। वो तो एक अलग चीज है, वो आपके हाथ में नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए आप लोग उसको इंप्रूव करोगे, पर लेकिन हेजिटेशन तो आप लोग के हाथ में है ना, उसको तो आप लोग निकाल सकते हो। नीचे आंसर लिखने में हेजिटेशन हो रही है, यहाँ तो यार कोई आप लोगों को सजा भी नहीं दे रहा है। ऐसा है आप लोगों की, आप लोगों ने गलत आंसर दे दिया कि आज के बाद में इस लेक्चर, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई लेक्चर नहीं देख पाएगा, उसको ब्लैक लिस्ट डाल दिया। बोला है मैंने, हमेशा ये बोला कि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, पर लेकिन आप लोग उस चीज को समझते नहीं हो। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। लेक्चर देख रहे हैं 80-90 हज़ार लोग और पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने? 500, 700, 1000 लोग, 1500 लोग ओनली। तो इससे पता चलता है कि जागरूक नहीं है आप लोग अपनी चीजों को लेकर, डर रहे हैं, झिझक रहे हैं। इन चीजों से थोड़ा बाहर निकलो और ये हर जगह पर आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। किसी भी चीज को पहली बार करने में डर लगता है, पर लेकिन जैसे उस चीज को आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों के अंदर का हेजिटेशन खत्म हो जाएगा और आप लोग वो काम करना स्टार्ट कर दोगे। पर लेकिन इसमें आप लोगों को समझनी पड़ेगी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई जो कि आप लोग जिंदगी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ये बहुत सारे, जो मैं आप लोग कई बार बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेकर चलती है। पहला तो यही है, डिटेल में बताया मैंने, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल देखने को मिलेगा, I4C, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, IC4 होना चाहिए यहाँ पर ये। ठीक है, IC4, ठीक है, क्योंकि C4 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। नेशनल जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हो गया, इसी के साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है। साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट देख करना आप लोग हैरान हो जाओगे। 2015 में ओनली ये थे, 20 में कोविड-19 के टाइम पर आप लोग देखो भाई साहब 11,58,208 साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट देखने को मिले 2019 में, और 2020 में कंपेयर देखो आप लोग। ठीक है, 3 गुना, लगभग 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, इतना मोटा मोटे तौर पर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा अभी ये देखने को मिला। कोई पूछने लगे आप लोगों से कि साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट अभी क्यों बढ़े? रीजन है यार उसका, सारी चीजें ठप हो गई थी, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था।
ऑनलाइन लोग कर तो रहे हैं चीजें पर लेकिन जागरूक ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है उनके अंदर में। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ठगे भी गए, बहुत सारे लोगों का बेवकूफ भी बनाया गया, क्योंकि जागरूकता जो अगर नहीं होगी तो वहां पर अंधकार देखने को मिलेगा, और जहां अंधकार रहेगा वहां पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन से आप लोगों को निपटना है, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। तो जो भी बातें बताई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बहुत ही बेहतरीन सारी बातें हैं। एक आंसर राइटिंग भी अगर आप लोग लिखना चाहे तो इसके ऊपर आप लोग एक अच्छा सा आंसर भी लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आप लोग एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन है जो कि आंसर देना है 250 शब्द में दे सकते हैं अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और 150 शब्द में दे सकते हैं अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वैसे यूपीएससी में 150 और 250 शब्द दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात की जा रही है साइबर सिक्योरिटी जो मेजर हमारे देश में हो रहे हैं अटैक, उनको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या जो है एक तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं। तो जो भी आप लोगों को अभी यहाँ पर बताए, ये सारे जो मेजर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए कि क्या इनिशिएटिव है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो आगे चल रहा है, कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर मैंने कई सारी चीजें और भी बताई, जैसे कि यहाँ पर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई। तो सारी चीजें नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाती हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ के एक प्यारा सा आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आंसर दोगे ना, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। आंसर जरूर लिखा करो यार, लिख कर ही सीखोगे। कोई नहीं है ऐसा कि जो बचपन से ही सीख कर पैदा हो, हाँ पेट से ही कि हाँ ऐसा बिल्कुल आते उसने शानदार आंसर लिख दो, तो डरना नहीं है। ठीक है, डरना मना है और डर के आगे जीत है। छोटा सा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लोग काफी आसानी से दे भी सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि आप लोगों को साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2018 में। एम क्या है, अवेयरनेस फैलाने के लिए वो सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, एक तरीके से ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं कि अवेयरनेस फैलाना, वो सब चीजें। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर ए बोला गया ओनली वन, बी बोला गया ओनली टू, सी बोला गया बोथ और डी बोला गया नन ऑफ द अबोव, तो सही आंसर आप लोगों से नहीं पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ये सारी इनके गवर्नमेंट के काम यहाँ पर वो काम करेंगे। मैंने कहीं भी आप लोगों को अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, यहाँ पर प्राइवेट पार्टी नहीं बोला कि आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर आकर इस तरीके से मेजर पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका एम यही है कि एक तरीके से यहाँ पर मेजर्स लिए जा सके हमारी कंट्री में ट्रेन करना जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, और गोल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी हो गया, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। 2018 में पूछा गया यहाँ पर वानाक्राई के बारे में, वानाक्राई, इसी के साथ में कुछ शब्द हैं। ठीक है, पेटिया, ये नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है इटर्नल ब्लू। ये सारे जो भी आप लोगों के सामने हैं, ये कई बार न्यूज में देखने को मिलते हैं। बोला यह गया कि न्यूज में देखने को मिलते हैं, पर ये है क्या, तो यहाँ पर एक्सो प्लानेट है, दूसरा यहाँ पर बोला गया यहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी है, साइबर अटैक है, या फिर यहाँ पर ये मिनी सैटेलाइट है। तो अभी आर्टिकल जो डिस्कस कर रहा हूँ, अगर कॉमन सेंस लगाओगे उसके हिसाब से, तो ये हो गया साइबर अटैक। अलग अलग नाम दिए जाते हैं ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कोरोना को स्टार्टिंग में चाइनीज वायरस बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, फिर बाद में बोला कि नहीं कोरोना बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं पता नहीं कितनी बार आप लोगों को अटेम्प्ट करा चुका हूं जब भी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। आज आप लोगों को इसका आंसर देना है। अगर बात करें कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर साइबर अटैक हुआ है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, रिपोर्ट किया गया कोई, तो कहां कहां पर आप लोग उसको जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। बोला गया सर्विस प्रोवाइडर को, डेटा सेंटर को और बॉडी कॉर्पोरेट को। तो आंसर क्या है, ओनली वन, 1 on 2, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है सही, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे वहां पर, ऐसा नहीं कि एक पार्टिसिपेट करेगा वहां पर। तो आंसर यहां पर इसका डी हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से आर्टिकल तैयार कर रहे हैं। अब यहां पर क्या क्या हो गया, एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया इस आर्टिकल से रिलेटेड। इसी के साथ में आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करा दिए, यूपीएससी में पूछा हुआ भी और फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन भी। अब इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, छूट पाएगा क्या? तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना जरूर, टॉपिक को प्रॉपर में तैयार करके जाना है। फीडबैक जरूर देना यार, जैसा भी लगता है आप लोगों को। अगर पसंद नहीं आता तो बताना सर ये दिक्कत है, उसको सुधार दो। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं आप लोग, जहां पर भी चीजें आप लोगों को लगती है। ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करो। ओके दोस्तों, जल्लीकट्टू जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बार बार आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलती है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बैन लगा दिया गया था। पर लेकिन आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारे संविधान के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर कल्चर राइट देखने को मिलेंगे। जो कल्चर राइट है, तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनके कल्चर राइट्स के बारे में बात की जाती है। और वैसे भी यहाँ पर आर्टिकल 29 और 30 में अपने अपने अधिकार आप लोग इंजॉय कर सकते हैं।
तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर बात करें तो यहाँ पर इस पर बैन लगा चुका था, पर फिर भी हम लोग इनको एंजॉय कर रहे हैं। तो आर्टिकल 29 का फर्स्ट जो है उसके अंदर सबके कल्चर राइट है, अपने कल्चर को वो जो है सहज के रख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा जब ये पिटीशन देखी गई तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई। रोका क्यों गया था? क्योंकि जब जल्लीकट्टू यहाँ पर रहता है तो ये जो पर्टिकुलर जो बैल जो सांड रहता है, क्या कहता है, इसकी जो ये ऊपर की जो ये पर्टिकुलर पोर्शन है इसको पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और जो कंट्रोल कर लेता है वही विजेता हो जाता है। इसमें इंजरी जो होती है जानवर को भी होती है, इंसान को भी होती है, इवन कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए बात की गई थी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल। तो तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 के हिसाब से तो यहाँ पर ये कई सारे मुद्दे निकल कर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कई सारी बातें निकल कर आती हैं कि एक साइड में तो लोगों के अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, दूसरी साइड में यहाँ पर जो एनिमल के क्रुएल्टी के बारे में बात की जाती है, तो इसको कैसे बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, हालांकि सरकार ने फिर यहाँ पर उसके लिए अमेंडमेंट लेकर आए और उसको कंटिन्यू कर दिया। तो इसके बारे में याद रखिए, कल्चर राइट होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें बुल टेमिंग, जो सांड को ऊपर से पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जब यहाँ पर मान लीजिए सांड को यूज़ किया जा रहा है इस पर्टिकुलर गेम के लिए, अगर कल को सांड को इस पर्टिकुलर गेम के लिए यूज़ करना बंद कर दिया, कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इन सांड का यूज़ ही खत्म हो जाएगा और इनकी संख्या जो है वो आप लोग खत्म होती हुई नजर आएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो कि इन सांड को इसीलिए लोग पाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी नस्ल के और ताकतवर चालाक सांड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पर लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से ये खेल जो है काफ़ी, जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हिंसक भी हो जाता है। तो कई बार इसके बारे में बात की जाती है कि इसको कैसे लेकर चलना चाहिए, पर वो ये कि लोग जो हैं अपनी कल्चर को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप लोगों को उसको दूर करके आगे बढ़ना है, ओके। क्योंकि यहाँ से दोनों ही चीज़ें रहती हैं, एक तो एनिमल के बारे में बात की जा रही है, उनके भी अधिकार है, उनको परेशान कर रहे हैं, दूसरा फिर हमारे भी अधिकार है। तो हम लोग कहाँ बैलेंस बनाएंगे? तो कोर्ट के लिए बड़ा ही असमंजस वाला बात आ जाती है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है, पीआईबी के द्वारा कवर किया गया नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर बात की जाए तो बात की जा रही है ई संजीवनी। तो उसके द्वारा 8 करोड़ टेली कंसल्टेंस जो कंसल्टेंसी होती है तो वो यहाँ पर अचीव कर ली गई है। अपनी आप में बड़ी बात है 8 करोड़ लोग किसी चीज़ के साथ में जुड़ जाना, समझ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है। जो भी आज की डेट में फिजिकल फॉर्म में आप लोग किसी से बात करते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं कि डॉक्टर साहब दिक्कत है, भाई साहब सुधार दो, तो डॉक्टर कहता है ठीक है देखता हूँ। तो ये कंडीशन निकल कर आती है। टेलीमेडिसिन क्या करती है? टेलीमेडिसिन में डॉक्टर आप लोगों के सामने नहीं रहता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट होता है। जैसे मैंने आप लोगों को प्रेक्टो ऐप के बारे में बताया था, याद है कि नहीं? तो वही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके थ्रू यहाँ पर कनेक्ट होने की कोशिश की जाती है। और ये पार्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि हमारे देश में क्या दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था। तो ई संजीवनी इसी से कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। इसके अंदर में आप लोगों को ई संजीवनी के अगर बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए, जिसके चलते अर्बन और रूरल यानी कि जो गांव और शहरों के बीच का जो डिवाइड था वो खत्म हो गया। मतलब क्या है? आप लोग ये देखो, मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, अब मैं आप लोगों का इलाज कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मरीज है, कई सारे मेरे पास में आते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ पर बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, खेतों में बैठे हैं या फिर विदेशों में बैठे हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी कल परसों एक कमेंट था कि सर मैं आपका लेक्चर जो है वो सिंगापुर से देख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब अलग अलग एरिया से लोग जो हैं वो लेक्चर देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि मैं यहाँ पर शहर वालों को ही पढ़ाऊंगा, बस गांव वालों को ही पढ़ाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा बैरियर ये हो सकता है कि मैं बेसिकली लेक्चर जो है वो हिंदी और इंग्लिश में रहता है, ठीक है, लिखा हुआ इंग्लिश में पर मैं बोलता हिंदी में हूँ। कोई ऐसा इंसान है अगर उसको हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है तो देखिए वो तो ये लेक्चर नहीं देख पाएगा, ये तो एक बार क्रिएट होगी। पर लेकिन देख तो वो भी सकता है ना, ये अलग बात है कि समझ में नहीं आएगा। अब एक तरीके से रोक तो उसको भी नहीं रखा है ना, हाँ वो एक अलग बात है कि लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बार नहीं है इसके ऊपर, डिजिटल मेडिसिन के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर इंसान के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। गांव और शहरों के बीच में जो एक डिवीजन था, जो नहीं एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बोला गया था, पूरा कॉन्सेप्ट याद रखेगा, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, यानी कि वो फैसिलिटी जो शहरों में मिलती है लोगों को, वही फैसिलिटी हम लोगों को गाँव में प्रोवाइड करानी है। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोग समझ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बनते हैं, कन्फ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। आने वाले टाइम पर बहुत सारी जगह आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी जहां इंसान नहीं, आप लोग को बेसिकली रोबोट बात करते हुए नजर आएंगे। तो
तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है यहाँ पर। तो एक वीडियो भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा इंस्टाग्राम के ऊपर, आप लोग देखिएगा, आज या कल मैं उसको शेयर कर दूँगा 1-2 दिन में। उसमें दिखाया गया है, मतलब एक तरीके से मैं अभी था कहीं पे, बस बेसिकली मैं विजिट कर रहा था, तो वहाँ पर रोबोट काम करते हैं सारा, ठीक है। आप लोग देखना, जो समोसा वगैरह लेकर भी जो है वो रोबोट आ रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और ओपन एआई, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ओपन एआई के बारे में बात करें तो यहाँ पर चैट जीपीटी, ये एक तरीका आप लोग कन्वर्सन देखने को मिलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि आंसर देगी आप लोगों के क्वेश्चंस का, जो भी आप लोग पूछेंगे, जैसे कि एक ह्यूमन आंसर देता है, यानी कि मेरे से पूछा आप लोग सर ये क्या है, मैं उसका आंसर देता हूँ, ऐसे ही यहाँ पर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट आंसर देगा। तो इसका फीचर ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर देगा, इसी के साथ में अपनी जो मिस्टेक्स है वो भी एडमिट कर सकता है, ठीक है, कि हाँ ये मिस्टेक है। कई सारे यहाँ पर इनकरेक्शन जो प्रीमाइस के जो होंगे रिजेक्ट भी कर सकता है, इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा। तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग खुद सोचो, मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाऊंगा अगर मुझे उस चीज़ की नॉलेज होगी, अगर मुझे उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो मैं आंसर कैसे दे पाऊंगा। तो इतना सारा इसके अंदर डीप लर्निंग की टेक्निक की जाती है कि ताकि ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर इनपुट की फॉर्म में डाल दीजिए, कि क्या क्या इंसान सोच सकता है, क्या क्या समझ सकता है, क्या क्या बातें कर सकता है, क्या खा सकता है, क्या पी सकता है, वो सारी बातें। तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर ये 3 GPT-3 इसको इसलिए बोला गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओपन एआई कंपनी है जिसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो तैयार हो जाओ, जो टेक्नोलॉजी से कतराता है उसको बड़ी दिक्कत होने वाली है। ओके, इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के द्वारा क्लियर कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी एक तरीके से एक जो अमेंडमेंट निकल कर आ रहा है, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें लेकर आ रहा है इसमें, जिसमें खासकर पनिशमेंट बढ़ा दिए गए हैं अगर जानवरों के साथ में कोई ज़्यादा छेड़खानी करता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 100% वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया गया, जो भी यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर बॉन्ड है उससे रिलेटेड यहाँ पर, ठीक है, तो जिसका नाम है सूरेटे बॉन्ड्स, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। इसी के साथ में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के द्वारा वर्ल्ड बैंक के साथ में यहाँ पर एक तरीके से जो फ्लैगशिप जेंडर टूल किट जो है वो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कायदे मिलित जो हैं उनको अवार्ड मिला है फॉर यहाँ पर एक तरीके से प्रोबेटी इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ, यानी कि एक तरीके से राजनीतिक जो सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो द्रविड़ कजगम के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर के वीणामणि, और इसी के साथ में द वायर जो इंडिया मीडिया है, उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे बड़े, हल्का सा याद होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चेन्नई जो में मेट्रो रेल कई जगह बन रही है अभी, तो उसके प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा जा रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बोला है कि देश में लोगों को जॉब जो है वो मिल रही है, खासकर नवंबर का डेटा दिया गया है शहर और गांव के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हाँ जॉब लोगों को मिल रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इतना पैसा मिला 6700 करोड़ अभी रिसेंटली। आरबीआई ने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, तो किसके साथ में, विद मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी। इससे हम लोग अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर पाएंगे, तो ये इसका पर्पज रहता है, ठीक है। व्हाइट हाउस जो है उसके द्वारा सपोर्ट द पैसेज ऑफ बिल दैट एलिमिनेट पर कंट्री कोटा ऑन ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड जो है पर कंट्री का एक कोटा रहता था, तो उसको एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है कि आप लोग यूएसए में जाकर एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। तो देखते हैं कैसे इसको आगे लेकर चलेंगे। स्वीडन और नेपाल जो है, स्वीडन एंड नेपाल स्टडी इंडियाज डिजिटल रोल आउट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर स्टडी चल रही है विदेशों में भी। यूरोपियन यूनियन कोर्ट के द्वारा गूगल को डिलीट करने के लिए कहा है इनएक्यूरेट सर्च रिजल्ट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गूगल के ऊपर काफ़ी सारे एक तरीके से ना बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि गूगल की हरकतें भी कुछ कुछ ऐसी हैं आजकल अगर देखा जाए, जिसके चलते यहाँ पर इनके ऊपर थोड़ा सा सिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जिनका नाम है, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में रहती है तो नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है दीना बोलुआर्टे, ठीक है। तो दीना बोलुआर्टे जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर, इनका नाम क्या था, पेड्रो कैस्ट्रिलो, ठीक है। तो ये इनका पहला नाम था जिनको इम्पीच्ड कर दिया गया था। ओके,
क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर। ये रिलीज की गई किसके द्वारा? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड डेथ ऑफ द चिल्ड्रन बाय द, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका नाम है यहाँ पर स्ट्रेप ए। तो बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्ट्रेप ए। रिपोर्ट टाइटल प्रिवेंशन इंजरी एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू रिलीज की गई किसके द्वारा? यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, सॉरी WHO, या फिर यूनेस्को या UN वुमेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है तुंगेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। किस राज्य के अंदर में मैच करने के लिए आ जाता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला और ये अरुणाचल प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में CSAT का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका आंसर बताऊंगा। और यहाँ पर क्या है? ये है ओहियो रिवर, ठीक है। तो ओहियो रिवर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, लगभग 1000। देखिए आप लोगों से ना कई बार ना, जैसे कि कई कितनी लंबी रिवर है ये मैच करने के लिए भी आप लोगों से पूछा जाता है कि एक तरीके से कौन सी सबसे लंबी रिवर है हमारे देश के अंदर, आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो इसी तरीके से इसकी लैंथ है 1579 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो USA की रिवर में यहाँ पर आप लोग कई सारी कवर करा दी है, तो याद रखिएगा। अभी इसके बाद में फिर हम लोग वोकैबुलरी देखेंगे। पहले एक बार आप लोगों को आंसर बता देता हूँ जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में पूछ लेंगे तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये अभी रिसेंटली डेथ हो गई किस कंट्री में? तो यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसकी वजह से यहाँ पर डेथ हो गई, जिसका नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसका नाम है स्ट्रेप ए। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में, जिसके ऊपर फोकस करना जरूरी है यहाँ पर। तो ये देखने को मिला। रिपोर्ट जो टाइटल है प्रिवेंशन इंजरी एंड वायलेंस, ये किसके द्वारा यहाँ पर अभी देखने को मिली? तो ज़्यादातर हेल्थ के बारे में जब भी कोई बात आए ना, तो याद रखना WHO यहाँ पर ये काम करती है। तो WHO के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर तुंगेश्वर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा B, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेंचुरी नजर आएगी। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर स्टेट